नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ठोली एजुकेशन हब। और आज अपने पढ़ने वाले हैं लगातार अपने राजस्थान जियोग्राफी की क्लास चल रही है मॉर्निंग में 11:15 बजे। तो उसी के साथ उसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जो भौतिक भाग की क्लास चल रही थी, उस भौतिक भाग में अपने सबसे पहले पढ़ा था पश्चिम का रेतीला मैदान यानी या पश्चिम का मरुस्थल। तो उसके बारे में अपने डिटेल में जान लिया था। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट जो जानने वाले हैं वो जानेंगे पूर्वी मैदान के बारे में। यानी राजस्थान के भौतिक भागों को अपने पश्चिम का रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इस प्रकार से जो 4 भागों में बांट रखा है उसमें अपने पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज जो अपना भाग है वो पूर्वी मैदान वाला वो पढ़ेंगे। और उससे पहले अपने एक बार मैप में जरूर देख लेते हैं इसको, उसके बाद इसकी थ्योरी जानेंगे। तो मैप के अंदर दोस्तों ढंग से देख लीजिएगा। मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जैसे अपने पश्चिम का रेतीला मैदान है वो 61.11% है, अरावली प्रदेश है वो 9% है और पूर्वी मैदान 23%, दक्षिण पूर्वी पठार 6.89% है। लेकिन आज अपने पढ़ने वाले थे पूर्वी मैदान के बारे में। तो पूर्वी मैदान के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या है, पूर्वी मैदान है पूरा का पूरा। अरावली के बाद वाला ये, आज इसके बारे में अपने डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और मैप में आप देख लीजिए जो ये इस प्रकार का कलर है, यहाँ पे ये पूरा किस में आता है, पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदानी भाग वाला अपने आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप कह दीजिए या भौतिक भाग में। तो इसके अंदर अपने डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है अपने को। मैप को हटा देते हैं और अपने थ्योरी के साथ पढ़ेंगे कंप्लीट। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो जरूर बताइएगा और एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वॉइस क्लियर आ रही है। आज अपने पढ़ने वाले हैं पूर्वी मैदान के बारे में डिटेल में। और ट्रिक वगैरह वाला काम है वो आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, लेक्चर पढ़ने के बाद ही वो चीज़ें देखनी है आपको। एक बार डिटेल में जरूर पढ़िएगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद ही आपकी ट्रिक काम आएगी, नहीं तो ट्रिक बाद में भूल जाते हो और फिर उसमें यह है कि वो क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप ट्रिक वाली चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि ट्रिक से भी याद करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले आप पूरी थ्योरी पढ़िए। तो आज अपने जो पढ़ने वाले हैं पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में सबसे पहले तो अपने देखेंगे क्षेत्रफल। तो पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 23.3%। ये चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 40%। पूर्वी मैदान की जनसंख्या कितनी है, 40%। आगे अपने देखेंगे जो इसका उत्पत्ति काल है, उत्पत्ति का काल है जो माना जाता है प्लेस्टिनो काल, उत्पत्ति का काल। साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो। प्लेस्टोसीन काल माना जाता है। ये चीजें आप अच्छे से देख लीजिए। और इसका जो समय माना जाता है, अगर समय की बात करें तो इसका समय है वो 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। अब इसकी अगर प्रक्रिया की बात करें कैसे बना तो वो भी जान लीजिएगा। और कोई भी अगर इसके अंदर टॉपिक के अंदर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, कुछ बात छूट जाती है, तो वो अपने जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे, कहीं भी छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और जैसे ही अपना ये टॉपिक पहला कंप्लीट होगा इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर ये अपने काम आने वाला है। प्रक्रिया की अगर बात करें तो प्रक्रिया में नदियों का निक्षेप, नदियों का निक्षेप, या ऐसे कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी को जमा करना। नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई
मिट्टी को जमा करना, ये इसकी प्रक्रिया है बनने की। इसके बाद इसमें जानेंगे, अपने समय जान लिया, उत्पत्ति काल जान लिया, जनसंख्या जान ली और क्षेत्रफल जान लिया। इसके बाद पूरी मैदान के अंदर पूर्वी मैदान, और आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हर बार आपको बताता हूं कि रिवीजन में वही काम आने वाले हैं और इसमें आपको जल्दी रिवीजन हो जाता है। इसके अंदर अपने जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे माही बेसिन। इस प्रकार से आप डायग्राम जरूर बना लीजिए ताकि अच्छे से याद रहे इसके। इसके बाद है चंबल बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बेसिन, और एक है अपना बाण गंगा बेसिन। इस प्रकार से ये डायग्राम पूर्वी मैदान का जरूर बना लीजिए। अब अपने इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने जानेंगे माही बेसिन के बारे में, और जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तब अपने को ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और एक बार थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो माही बेसिन के अंदर अपने जो जानने वाले हैं, माही बेसिन में जानेंगे सबसे पहले तो अपने जिले कौन कौन से आते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। माही बेसिन में जो अपने जिले आते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके बाद अपना एक है डूंगरपुर। ये पता होना चाहिए कि माही बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। सीधा भी पूछ लिया जाता है इसके अंदर क्वेश्चन कि माही बेसिन में इनमें से कौन सा जिला है या कौन सा नहीं है या सभी है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद अपने बात करेंगे इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों के बारे में जानने वाले हैं। तो सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी, माही, सोम, जाखम, सारणी, चाप, मोरेन, अनास। आप इस प्रकार जैसे मैं बोल रहा हूं इस प्रकार 2-3 बार रिपीट करोगे और लिख के याद करोगे, एक बार लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, तो फिर भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। माही, सोम, जाखम, सारणी, चाप, मोरेन, अनास। माही, सोम, जाखम, सारणी, चोप, मोरेन, अनास, इस प्रकार से याद कर ली, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और माही नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसमें गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कांठल प्रदेश कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये चाहे नोट करके लिख लीजिए आप। माही नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, तो यहां लिख लीजिएगा कांठल प्रदेश। ये जरूर याद रखिएगा, यानी माही नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, कांठल प्रदेश। अब कहने का कारण ये है कि जो बहाव क्षेत्र है वहां गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं, उस कारण उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कांठल प्रदेश कहा जाता है। ये भी लिख लीजिए स्थानीय भाषा में। अब इसका कहने का कारण यहां लिख लीजिएगा, कहने का कारण है गहरे गहरे खड्डे हो गए वहां पे,
अब इसके बाद अगर अपने इसमें बात करें तो जो इसमें ही आता है प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम की अगर बात करें तो कांठली था। प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम, तो प्रतापगढ़ जिले का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था? कांठल। ये याद रखिएगा, प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? कांठल ही था। इसके बाद अगर अपने बात करेंगे तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही नदी पर स्थित जो छप्पन गांव का उपजाऊ भूमि का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से जियोग्राफी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इसलिए सभी इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ नहीं पाते, फिर ऐसे सोचते कि ये क्वेश्चन कहां से बन गया। तो छप्पन का मैदान है, उसका क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही नदी पर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही नदी पर, जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिला है उसमें माही नदी पर जो स्थित 56 गांवों का जो उपजाऊ भूमि है, 56 गांवों की जो उपजाऊ भूमि का समूह है उसी को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। उसे ही छप्पन का मैदान कहते हैं। इसके बाद अपने इसमें जानेंगे कि वागड़, वागड़ लिखा तो एक होता है बागड़ और एक होता है वागड़, तो वो दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा और वो देख लीजिए, पूछा जाता है। एक होता है वागड़, तो वागड़ की अगर बात करें तो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा जिला है उसकी जो सीमा रेखा है उसमें स्थित जो कटा फटा भाग है वो वागड़ कहलाता है, यानी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहां पे। किसकी बात करते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की, वह डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा रेखा पर, सीमा रेखा पर स्थित कटा फटा भाग क्या कहलाता है? कटा फटा भाग वागड़ कहलाता है। यहां ब्रैकेट में लिख ली छोटी छोटी पहाड़ियां, जो छोटी छोटी कटी फटी पहाड़ियां डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा रेखा पर, उसे वागड़ कहते हैं। अब इसके बाद जानेंगे अपने बांगड़। बांगड़ की अपने बात करते हैं तो ये जो बांसवाड़ा जिले की जो सीमा रेखा है वहां पर क्या है कि बागड़ी भाषा बोली जाती है, उसके कारण उस क्षेत्र को बागड़ प्रदेश कहते हैं। वहां पे क्या है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो जिला है, जिले की सीमा रेखा पर
बागड़ी भाषा बोले जाने के कारण इस क्षेत्र को बागड़ कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्वेश्चन आता है वांगड़ और बागड़। वांगड़ तो वो है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की जो सीमा है वहां पर जो कटे फटे पहाड़ियों की छोटी छोटी पहाड़ियों के भाग है उसको वांगड़ कहते हैं, और बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले की जो सीमा रेखा पर बागड़ी भाषा बोली जाती है उसके कारण उसको बागड़ कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट थी माही बेसिन में जानने वाली बात। इसके बाद अपने जानने वाले चंबल बेसिन। 2 नंबर था अपना चंबल बेसिन। चंबल बेसिन अब चंबल बेसिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें सबसे पहले तो अपने को जानने हैं चंबल बेसिन में जिले कौन कौन से जिले आते हैं। तो चंबल बेसिन के अंदर जिले आते हैं वो लिख लीजिए, भीलवाड़ा, टोंक, इसके बाद बूंदी। और एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे मैंने पीछे मैप दिखाया था उस प्रकार मैप में पूरा ड्रॉ कर लीजिए और उसमें जैसे चंबल बेसिन नाम लिख के ये जिले और एक एक पेज पे अलग अलग चंबल बेसिन का अलग से, और आप उसी प्रकार से मैप में साथ साथ लिखते रहोगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। और जिसे आपको और अच्छे से इमेज देखी हुई आपको ज़्यादा जल्दी भूल नहीं पाते हो। इमेज अगर अच्छे से देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर जिलों को भी दर्शा लीजिए, चंबल बेसिन लिखिए कि ये जो क्षेत्र है पूर्वी मैदान का यहाँ पे ये चंबल बेसिन है, फिर आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद आता है भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी अपने लिख लिया। इसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जिले आते हैं। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये जिले चंबल बेसिन में आते हैं। और चंबल व उसकी सहायक नदियां उसके बारे में भी जानेंगे। चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें गहरे गहरे खड्डे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि या फिर बेडलैंड भी कहते हैं। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। वहां तो जो अपने माही बेसिन में पढ़ा था कि वहां पे जो गहरे गहरे खड्डे बन जाते उसको अपने स्थानीय भाषा में कांठल प्रदेश कहा था। किसमें? माही बेसिन में। अब अपने चंबल बेसिन में जो नदी का बहाव क्षेत्र है इसके अंदर जो खड्डे पड़ जाते हैं उनको क्या कहा है यहाँ पे? उत्खात भूमि या बेडलैंड। तो चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में गहरे गहरे गड्ढों, जो गहरे गहरे गड्ढों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में उत्खात भूमि क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि, या लिख लीजिए बेडलैंड कहते हैं। उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो जानने वाली है इंपॉर्टेंट बात वो जानेंगे। राजस्थान में जो सर्वाधिक भीड़ वाला क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर जिले में है, लेकिन वो आता किसमें है? चंबल बेसिन में। अब अपने को ऐसे तो पता होता है कि जो भीड़ वाला क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर में, लेकिन उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कौन से बेसिन में आता है? चंबल, माही, इस प्रकार से दे देगा बनास, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये नोट कर लीजिए।
राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर जिले में है। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कैसा बनता है कि चंबल बेसिन ऐसे पूछ लेगा कि बीहड़ क्षेत्र कौन से बेसिन में आता है, तो चंबल बेसिन में, जिला पूछ ले तो सवाई माधोपुर में आता है। इसके बाद अपने आगे जानने वाले हैं, वो जानेंगे इसके चंबल नदी है वो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। इसके बाद अपने जानने वाले हैं 3 नंबर पे माही बेसिन पढ़ लिया, चंबल पढ़ लिया। अब जानेंगे बनास बेसिन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बनास बेसिन। तो बनास बेसिन के अंदर अगर जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं? बनास बेसिन के अंदर जो जिले आते हैं, राजसमंद व चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जिले अपने बनास बेसिन के अंदर आते हैं। तो इसी क्रम में लिख लीजिए आप, राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद अपने लिखेंगे भीलवाड़ा, इसके बाद लिखेंगे अपने अजमेर, इसके बाद टोंक, इसके बाद सवाई माधोपुर। ये जिले अपने बनास बेसिन में आते हैं। इसके बाद बनास और इसकी सहायक नदियां होगी, वो भी देख लीजिएगा, और अलग से आपको और बता दूंगा, इसमें अलग से मैप बना के नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, तब अपने और अच्छे से इसके बारे में, बनास के बारे में जान लेंगे डिटेल में। और बनास नदी के जो पूर्व में स्थित मैदान है उसको मालपुरा, यानी जो करौली के अंदर आता है, मालपुरा करौली का मैदान, और पश्चिम में जो मैदान है वो किशनगढ़ अजमेर का मैदान कहते हैं। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। बनास नदी के पूर्व में स्थित मैदान मालपुरा यानी करौली, मालपुरा का मैदान नाम से जाना जाता है, तथा पश्चिम में जो मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम में स्थित मैदान को किशनगढ़, जो अजमेर का मैदान है, पश्चिम में स्थित मैदान को किशनगढ़ अजमेर, मैप से अपनी ओर पढ़ेंगे तब बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी, का मैदान कहते हैं, का मैदान कहते हैं। यानी बनास नदी की पूर्व में स्थित मैदान को मालपुरा यानी करौली
का मैदान तथा पश्चिम स्थित मैदान को किशनगढ़ जो अजमेर का मैदान कहते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जानेंगे जो बनास बेसिन है अपना, उसमें सर्वाधिक जो मिट्टी है वो भूरी कछारी मिट्टी पाई जाती है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये भी नोट कर लीजिए। बनास बेसिन के अंदर सर्वाधिक भूरी कछारी, ये कई चीजें हैं जो आप जैसे मिट्टी का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें एक साथ कंफ्यूज होता है। आप यहाँ पे एक एक चीज पढ़े रखी हो तो आपको डिटेल में पढ़ रखी है तो अच्छे से ध्यान में रह जाएगी और फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। कछारी मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है। अब पूछ लिया जाएगा कि बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के नाम से पूछ लिया जाता है, तो बनास बेसिन में सर्वाधिक भूरी कछारी मिट्टी पाई जाती है और वो मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ है। भूरी कछारी मिट्टी। तो ये बात हुई अपनी बनास बेसिन की। इसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं जो 4 नंबर पॉइंट था अपना, वो था बाणगंगा का मैदान या उसको उर्मिला का मैदान भी कहा जाता है। बाणगंगा का मैदान या दूसरा नाम इसको जान सकते हो आप, उर्मिल का मैदान। इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर जो जानने वाले हैं अपने, वो जानेंगे सबसे पहले तो अपने वही जिले जानेंगे, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। बाणगंगा यानी अर्जुन की गंगा, आपने सुना ही होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने जानेंगे जिलों के बारे में। तो इसमें जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर जिलों में मुख्य रूप से तथा करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में गौण रूप से फैला हुआ है, जो बाणगंगा का मैदान कह दीजिए और उर्मिल का मैदान कह दीजिए। तो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर जिलों में मुख्य रूप से और तथा करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में गौण रूप में फैला हुआ है। फैला हुआ है। इसके बाद जानेंगे कि यह जो मैदान है वो सतलज व यमुना का अवशिष्ट भाग माना जाता है। सतलज जो सिंधु की सहायक है और यमुना जो गंगा की सहायक है, उनका अवशिष्ट भाग माना जाता है इस मैदान को, जो बाणगंगा का मैदान है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मैदान सतलज व यमुना
का अवशिष्ट भाग माना जाता है। अब इसके अंदर जो सतलज है वो तो किसकी सहायक है? सतलज सिंधु की। जो सिंधु की सहायक है। इसके बाद यमुना की बात करिए तो यमुना किसकी सहायक है? जो गंगा की सहायक है। गंगा की सहायक है। इसके बाद इसके अंदर ये लहरदार आकृति में फैला हुआ है, यानी ये फैला हुआ है वो किस रूप में फैला हुआ है? ये लहरदार आकृति में फैला हुआ है। और कुछ विद्वान इसे बाणगंगा का मैदान भी कहते हैं, यानी बाणगंगा का मैदान या उर्मिल का मैदान या बाणगंगा बेसिन एक ही बात है। तो कुछ विद्वान इसे बाणगंगा का मैदान भी कहते हैं। तो ये टॉपिक था अपने पूर्वी भाग का। इसमें लगभग इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सारी जान ली। कुछ रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अपने जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उस टाइम अपना बिल्कुल और डीपली क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ अपने मैप पर भी काम करेंगे, मैप पे भी पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उस टाइम मैप में और देख लेंगे। तो कुछ रही होगी कुछ टॉपिक की बातें तो वो एक दो उसमें क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। आपका राजस्थान जीके में, जियोग्राफी में अपनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।